हमारे मुल्क में ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ास तौर से उनकी इज़्ज़त और हुर्मत का जो मामला है वो तो है ही। और उस हवाले से जो है NSRB के जो आदाद व शुमार आते हैं, डेटा आता है, उसमें यही बताया जाता है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का जो सिलसिला है उसमें इजाफ़ा ही हो रहा है। जो दीगर मसाइल हैं उनमें ख़ास तौर से जो है मुस्लिम ख़वातीन के भी बहुत सारे मसाइल हैं। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए ख़वातीन के मसाइल पर काम करने वाली एक बहुत ही मारूफ खातून एक्टिविस्ट जनाब डॉक्टर सबिशान गफ़ार साहिबा हैं, जो उन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल कमीशन में ख़वातीन का जो विंग था उसकी वो चेयरपर्सन रही हैं। अलावा जी मौजूदा जो उनकी जो पोजीशन है वो ये है कि सेंटर फॉर रिसर्च डिबेट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो इंस्टीट्यूट है, एक NGO है, बड़े पैमाने पर तहकीकी काम कर रहा है, उसकी वो चेयरपर्सन भी है। तो आइए सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर शबिशान साहिबा, आपको खुश आमदीद है सालार के इस प्रोग्राम में। अब आप ये बताइए स्पेसिफिक आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपके जो पॉलिसी इंस्टीट्यूट है इसकी तरफ से जो काम हो रहा है, ख़वातीन के क्या मेजर मसाइल हैं इस मुल्क में और ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन के क्या मसाइल हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब। देखिए, आपने ओपनिंग में ही नेशनल क्राइम ब्यूरो के हवाले से बात की और उसके जो आंकड़े हैं 4.5 लाख से ऊपर जो वायलेंस आ रहा है विमेंस में, वो अगर हम देखते हैं, तहकीक में देखते हैं, ज़्यादातर वो उन ख़वातीन के साथ पेश नज़र आता है जो कि घरों में है। डोमेस्टिक वायलेंस का ये भी हमारा स्टडी है। और उसमें जो पब्लिक स्पेस में होता है, कॉलेज, उसमें तो बहुत फ़र्क आई है। अब ये बताइए आप क्यों ये घरों में हो रहा है? वो ड्रॉप आउट्स होती है, स्कूल से बाहर हो जाती हैं, तो जब वो घर बैठती है तो उनको कम सीन उम्र में शादी करते हैं, तो वो उस घर में ही बहुत तरीक़ों से उसको डोमेस्टिक वायलेंस किया जा सकता है। अब ये कभी किसी को एसिड जो थ्रो करते हैं फेस को, उसमें मुसलमान भी है मर्द हज़रात, और वो कुछ नहीं कर सकती हैं, उसमें उसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। भारत सरकार की बहुत सारी पॉलिसियाँ जब से इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया है, तो अलग अलग मंसूबे आते हैं, अलग अलग स्कीम्स आते हैं, और फिर हम उसको छोड़ के आगे आइए। वो तो पूरे पॉपुलेशन जो इंडिया की है उनको केटर करने के लिए, उनका टैक्स मनी है, उनके लिए वो मंसूबे, वो स्कीम्स बनती है। अब हम आते हैं कि सचर कमेटी रिपोर्ट में, जिसने जो स्टडी की गई उसमें आपको मालूम है सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, एजुकेशनली मुस्लिम दलित से भी वर्स्ट है जी। तो उसके लिए फिर सरकार ने अलग अलग टाइप की स्कीमें बनाई, उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग उसमें अवेयरनेस जनरेट करें। तो लेकिन फिर भी हम जब 15 साल के और देखते हैं, सिचुएशन वहीं पे है। क्यों है? जबकि इंस्टीट्यूशंस भी बहुत खुलते हैं। हमें लगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2012 में बना है, और इसमें मारूफ जो सचर कमेटी के जो सेक्रेटरी थे, जो टेक्निकल जिसको मालूमात थी, एक्सपर्ट थे, डॉक्टर अबू साले शरीफ साहब फाउंडर थे इसके, और उन्होंने काफ़ी सारे आगे चला के फिर अब हम इसमें चेयरपर्सन बन गए हैं। और हमने ये डिस्कस किया, हमारा ये हुआ कि मुसलमान जो है NGOs खासकर काम कर रहे हैं, वो एक मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ रहे हैं जी। और जो ज़मीनी सतह पे जो स्कीम्स आ रहे हैं, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें, एक आंगनवाड़ी आपने बहुत सुना होगा, ICDS प्रोग्राम चल रहा है, उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो बच्चों को, जो अगर कोई हम रूरल विमेन या हम अर्बन में देखते हैं, जो पुअरेस्ट पुअर मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मुसलमान है, गेटोज में रह रहे हैं, तो वो माँ काम करने जाते हैं, बच्चे हैं, तो तालीम से ना महरूम रखे। तो हमारी अगर ये स्कीम है, इसका कितना लाभ आ रहा है जी जी, ये भी हमारी एक फाइंडिंग है प्री प्राइमरी एजुकेशन पे। दूसरा है कि जब आप RT है, और RT में फ्री एंड कंपलसरी है 16 to 14। अब जब कोई कहता है बताए, बस सब लोग तो पढ़ते हैं। बीच में रोक रहा हूँ, RT को वजाहत कर देता हूँ, राइट टू एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब इसलिए हमारे
कम्युनिटी के लोग नहीं जाते हैं, उनके पास शिनाख्ती आइडेंटिटी नहीं होती है, जो कि उसको जैसे आधार है, एड्रेस प्रूफ है, तो वो उसमें महरूम रहती है। और कहीं कहीं पे तो जुरिडिक्शन भी नहीं आता है, तो उसको पूरी हम उन स्कीम्स को कि क्या क्या गैप है बिटवीन दो स्कीम्स, और क्या हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सपोज महाराष्ट्र में कहीं पे मराठी मीडियम में उसको आंगनवाड़ी सेंटर को चलाते हैं, तो मराठी उर्दू स्पीकिंग वालों को नहीं आता है, तो वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कहीं पे बंगाली में, तो हम गवर्नमेंट को फाइंडिंग करके कि कितने बच्चे उसमें एंटर हो रहे हैं और हमें क्या उन स्कीम्स में एज ए थिंक टैंक, एज ए साइंटिफिक रिसर्च करके तो हम उनको वो पेश करेंगे, तो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी और लोगों के बीच ये एक ब्रिज है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह लेबर के हैं, इसी तरह बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम एक्टिविज्म तो अलग चीज है, अवेयरनेस आया है। आप बताइए पिछले 30 सालों से कितने सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुए, अब वो क्यों नहीं चल पा रहे हैं? उसकी टेक्निकल वजूहात है, टेक्निकली उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको इंटरवेंट करने के लिए ये हम इन चीजों में, इस रिसर्च में हम काम कर रहे हैं। तो अब तक आपको ये जो पेशरफ्त हुई है, कहाँ तक कामयाबी मिली है? जहाँ पर जैसा आपने एक मिसाल दी थी, महाराष्ट्र की मिसाल दी, कि भाई आंगनवाड़ी चल रही है वहां पर, वो मराठी में कर रहे हैं, जबकि वो उर्दू मीडियम है ना, उर्दू स्पीकिंग है, कहने का मतलब ये। तो जैसा आपने पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए जो काम किया है, उसमें कहाँ तक कुछ कामयाबी मिली? कुछ है ऐसी कुछ हमारे जो रिसर्चर्स है, जो एसोसिएट है, तो वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ये बड़े सीरियस रिपोर्ट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं हमने कोई एक्टिविटी की, एक्टिविटी रिपोर्ट है, तो ये हम उनको, जो हमारे साथ और भी रिसर्च चेयरमैन है, बाकी लोग टेक्निकल लोग हैं, उनको साथ लेके इन चीजों को हमने 2-3 हिस्सों में बांटा है। एक विमेन पे है, एक एजुकेशन पे है, एक लेबर पे है, स्किल डेवलपमेंट। जैसे बहुत जिक्र हो रहा है एमएसएमई का, तो हमारे बच्चे भी, उनको मालूम नहीं है कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे हम एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, ये गैप है। और जो एनजीओज काम कर रहे हैं, बेलोस काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं है। और हम लोग एक मुद्दे पे अगर 4 एनजीओज है, 5 एनजीओज है, तो उसमें हमारे काफी सारे जो इलाकों में एनजीओज काम करते हैं, उनको एक एक वर्टिकल पे काम करना चाहिए। जैसे मुसलमान करते हैं, नॉर्थ में थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है, साउथ में वो लोग इसलिए कामयाब हो रहे हैं, वहां वो फोकस्ड है, वो स्टेट गवर्नमेंट से भी डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, रिकमेंडेशंस भेजते हैं, और स्टेट फिर सेंट्रल को भेजता है। तो यहाँ पे जो हिंदी बेल्ट है, वहां पे उस चीज की कमी है, बहुत गैप है, बहुत ही ज्यादा गैप है। और यहाँ आबादी भी ज्यादा है मुसलमानों की। जी, अभी हम जब कहीं साउथ में जाते हैं, वहाँ वो बोलते हैं कि आपकी कितनी % पॉपुलेशन है मुसलमानों की, हम कितने % है। और देखिए हमने 30 सालों में, 40 सालों में कितना बदलाव लाया। उनका जीडीपी देख लीजिए कुछ स्टेट्स का, तो कितना हाई है, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देख लीजिए, एजुकेशनल स्टेटस देख लीजिए, उन लोगों में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वहां पे हर इंडिविजुअल, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, या वॉलंटियर लेवल पे है, या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है, वो मोटिवेटेड है। वो मोटिवेशन यहाँ नहीं है। यहाँ पे एक्टिविज्म मतलब बिखरे हुए हम हैं। तो हम लोग अपने चीजों को असेंबल करके रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस वजह से, जैसे कानून, लीगल अगर हम अवेयरनेस करें, तो अगर हमारे बच्चे जो होता है, जो क्राइम करता है, नहीं करता है, उसको सस्पेक्ट करके अरेस्ट करते हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने में भी नहीं कामयाब होता है, उसको मालूम ही नहीं होता है। तो इसी तरीके से वो तंजीमें तैयार होनी चाहिए, भाई उनको डिफेंड करना है, और वो लीगल अवेयरनेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या क्या राइट्स है, तो उस पे भी बात होनी चाहिए। तो उससे हमें बहुत सिंप्लीफाई करके वो लिटरेचर को सर्कुलेट करना है, ताकि लोगों को अपने लीगल राइट्स पता चले,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो उनकी गलतियां नहीं होती हैं, कहीं गलतियां होती है, या फिर आपके वोटिंग राइट्स है, या फिर आपके एजुकेशनल राइट्स है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर नहीं किया होता तो फिर बहुत सारे चीज डिसमेंटल अभी तक क्यों नहीं हुए। जी सही। इंस्टीट्यूशन जो है कि अगर आपको एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन राइट है, आपने उस पर स्टोरी भी की थी, ठीक है, अगर वो नहीं होता तो वो तो बंद हुआ होता। जी जी। तो वो कानून, वो पार्लियामेंट से पास किया हुआ एक्ट है, अगर लोगों को कुछ दुश्वारियां आती है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को रन स्मूथली कर रहे हैं, जो भी उनके मुश्किलात, तो दे कैन अप्रोच टुवर्ड्स द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। तो ये अगर वहां कुछ कमी पेशी है तो वो जॉइंटली सिविल सोसाइटीज को वो आगे बढ़ सकते हैं। कोई अगर उस को वायलेट करता है माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स को भी, वो भी बात है, हम एक तरफा नहीं जाएंगे, तो उसके खिलाफ भी वो शिकायत होनी चाहिए, उसके आंकड़े भी देने चाहिए। अगर किसी को जरूरत है और वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिविल सोसाइटीज, जो गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रहा है, सिविल सोसाइटीज वहां काम कर रहे हैं, तो वो भी तो हाईलाइट करना है। खाली मदरसे हमारे मसाइल नहीं है, वो तो अलग है, मकतब में कुरान पढ़ेंगे, वो अपना फेथ है, वो इंस्टीट्यूशन थियोलॉजी के हैं, हर जगह है, सबके है, लेकिन वो हमारा मेन स्ट्रीम नहीं है जी। और उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। और जो इंस्टीट्यूशंस चलने चाहिए, जो ऑलरेडी बहुत तादाद में एस्टैब्लिश है लेकिन वो डिफंग है, तो लड़कियों के हॉस्टल है, अभी उनके पास रेकरिंग अमाउंट्स नहीं है, बहुत सारे मुश्किलात है। तो लेकिन हमें उन सिविल सोसाइटीज को कैपेसिटी देके, उनको ट्रेन करके, तो वो प्रोफेशनली इन चीजों, देखिए आप बताइए कि 100 करोड़ लोग जो है, 100 से ज्यादा करोड़ लोग जो है हिंदू है, और उनमें भी गुर्बत है, उनमें भी ड्रॉप आउट्स हैं, उनमें भी वो चैलेंज है। वो कैसे मेन स्ट्रीम में, जैसे हम बता सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की बात करें, वो तो हमारे लिए भी वहां पे प्रोविजन है, तो हमारे लोग क्यों नहीं उसको अवेल करते हैं। तो देयर इज समथिंग जिस चीज को करेक्ट करना चाहिए। और जो एम्प्लॉयबिलिटी को किस तरह से हमें जनरेट करना चाहिए, कि MEMS में है लेकिन उसमें इतने सारे शर्तें हैं कि हमारे जो NGOs है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन करें, और जहां पे काफी सारे बच्चों को बेनिफिट मिले, एम्प्लॉयबिलिटी मिले। और बहुत सारे बच्चे अगर इस वक्त भी IT में जो सर्टिफाइड है, या और भी कुछ चीज में नौकरी मिलना सबके लिए बहुत इम्पॉसिबल है, इस वक्त बहुत टफ है। और सबसे बड़ा उसमें डिजास्टर है आजकल के नौजवानों में, जो कि लॉजिस्टिक बचा रहे हैं कॉर्पोरेट्स, ये नाइट शिफ्ट्स दे रहे हैं, बहुत वियर्ड, तो उसमें उनका मेंटल हेल्थ खराब होता है, उसमें उनका जो पीयर लर्निंग है, जो सीकिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी उसको खत्म करते हैं। तो ये दूसरे मुल्कों के लिए, उसके टाइमिंग के लिए, तो ऐसा हमारा बच्चा पहले तो ऐसे एम्पावर नहीं हुए थे ना। डिजिटल ठीक है लेकिन नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, जो आजकल हर एक बच्चा कंप्लेंट कर रहा है, वो बहुत मेरिटोरियस होता है। अच्छे यूनिवर्सिटीज में उनको माँ बाप पढ़ाता है, प्राइवेट में उसके बाद उनको नाइट शिफ्ट्स मिलती है, तो वो भी एक ग्रेव है, क्योंकि वो अपना लॉजिस्टिक बचाने के चक्कर में उन बच्चों के कॉस्ट पे, अदर थिंग्स दे विल गेट ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इन चीजों में इंटरवेन करना है। जब तक भूखे को भूख नहीं लगेगी, वो कैसे बोलेगा मुझे भूख लग गई। तो इन ए नटशेल मुझे ये बताइए कि ये आपका जो इदारा कायम किया गया है, कब से कायम किया गया है, और उसका अब तक क्या इम्पैक्ट है, बस नटशेल में बताइए, क्योंकि टाइम भी जरा ज्यादा हो। हम पब्लिकेशन के थ्रू भी बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं, और जो भारत सरकार के जो स्कीम्स है, अभी विकसित भारत एक आ रहा है टारगेट, तो उसमें सही भी चीजें हो रही है, गलत भी चीजें हो रही है। अगर हमारे लिए कुछ बन रहा है, तो जब तक हम उन स्कीम्स को इंटरवेन नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए चीजें सही नहीं होंगी। तो हम उन पॉलिसीज में इंटरवेन करके, तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबिस्तान गफ्फार साहबा साला से बात करने के लिए। थैंक यू। ये थी डॉक्टर
शबीस्तान गफ्फार साहिबा, जिन्होंने एक ख़ास बात, अहम बात बताई, ये बताई साउथ और नॉर्थ के दरमियान। नॉर्थ में हालांकि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, साउथ में कम है, लेकिन साउथ में जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और वहाँ जो मुसलमान हैं वो सरकारी स्कीमों से फ़ायदा भी लेते हैं और जो भी उनके मसाइल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेस बनती है सेंटर और इनके दरमियान, यानी ये इस तरह से काम हो रहा है। और दूसरी बात ये बताई कि जो हुकूमत की तरफ से, चाहे वो विफाकी हुकूमत हो, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से जो स्कीमें चल रही हैं, उससे किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, उस पर ये इनका जो इदारा है काम कर रहा है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।